Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of nuclear physics in which today we will discuss about impact parameter. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। नाभिकीय भौतिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम टक्कर प्राचाल क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इम्पैक्ट पैरामीटर और टक्कर प्राचाल, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र को ज्ञात करते टाइम जो हमारे पास में बीच में एक स्टेज आती है जहां पर हम इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करते हैं। सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड हाउ वी विल determine its formula, this whole thing we will discuss here। तो टक्कर प्राचाल क्या है तथा इसके लिए सूत्र क्या होगा उसके बारे में यहां पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस, मान्यताएं। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला को डिराइव करते टाइम हम कौन कौन से एजम्पशंस लेकर चलते हैं, ये कौन कौन सी अभिधारणाएं हम लेते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। सेम पोस्टुलेट हमको यहां पर जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग पॉइंट साइज और देयर साइज इज नेग्लिजिबल। नाभिक तथा अल्फा कण दोनों के आकार बिंदु मात्र होते हैं या उनके आकार नगण्य हैं। न्यूक्लियस इज वेरी हैवी इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल एंड इट रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग द म्यूचुअल रिएक्शन। नाभिक अल्फा कण के तुलना में अत्यंत भारी होता है तथा नाभिक एवं अल्फा कण के मध्य अन्योन्य क्रिया के दौरान यह स्थिर रहता है। होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर प्लेस्ड इन इट्स सेंटर एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियस। परमाणु का समस्त धनावेश इसके केंद्र पर विद्यमान होता है तथा यह केंद्र परमाणु का नाभिक कहलाता है। स्कैटरिंग इज ओनली ड्यू टू द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस स्कैटरिंग इज नेग्लिजिबल। प्रकीर्णन केवल अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण होता है तथा इस प्रकीर्णन में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नगण्य होता है। नाउ ये कुछ assumptions है। नाउ ये इसका डायग्राम। लेट एन अल्फा पार्टिकल be moving initially along PO with initial velocity v। माना एक अल्फा कण प्रारंभ में v वेग से PO दिशा में गति करता है। सो ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल इनिशियली PO डायरेक्शन में मूव करता है, PO दिशा में गति करता है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v तथा इस अल्फा कण का प्रारंभिक वेग v है। आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस m इट फॉलो द पाथ pa p डैश। सो m हमारा नाभिक है। यदि नाभिक नहीं होता तो अल्फा कण इसी दिशा में गति करता, परंतु इस नाभिक की उपस्थिति के कारण अल्फा कण pa
पी डैश दिशा में गति करता है। तो प्रारंभ में अल्फा कण इस दिशा में आ रहा था, परंतु नाभिक एवं अल्फा कण के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है तथा प्रकीर्णन के कारण यह पी ए पी डैश पथ का अनुसरण करता है। So after scattering from the nucleus M, it follow the path PA P dash. नाभिक M से प्रकीर्णन के पश्चात अल्फा कण PA P dash पथ का अनुसरण करता है। Therefore, PA P dash will be a hyperbolic orbit and PO and PO dash will be the asymptotes of hyperbolic orbit of alpha particle। इसलिए PAP डैश एक अतिपरवलयाकार कक्षक होगा एवं PO तथा P डैश O इस अतिपरवलयाकार कक्षक की अनंत स्पर्शियां होंगी। तो अल्फा पार्टिकल हमारा पी ए पी डैश अतिपरवलयाकार कक्षक में गति करता है तथा इस अतिपरवलयाकार कक्षक की अनंत स्पर्शियां पी ओ तथा पी डैश ओ हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इस हाइपरबोलिक ऑर्बिट के एसिप्टोड्स है, अनंत स्पर्शी हैं। It means when alpha particle is very far from M, then PO and P dash O are its initial and final directions respectively। अर्थात जब अल्फा कण नाभिक M से अत्यंत अधिक दूरी पर हो तो PO एवं P dash O इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम दिशाएं होंगी। नाउ इंपैक्ट पैरामीटर, टक्कर प्राचाल। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू विच द अल्फा पार्टिकल वुड अप्रोच द न्यूक्लियस इफ देयर वर नो फोर्स बिटवीन देम। यदि नाभिक एवं अल्फा कण के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है तो अल्फा कण की वह न्यूनतम दूरी जहां तक वो नाभिक के समीप पहुंचता है, अर्थात यदि अल्फा कण एवं नाभिक के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है या अल्फा कण एवं नाभिक के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करे तो नाभिक एवं अल्फा कण के मध्य वह न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंचता है टक्कर प्राचाल कहलाती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इसे बी से निरूपित किया जाता है। तो हमारा न्यूक्लियस या नाभिक, अल्फा कण प्रारंभ में पीओ दिशा में गति करता है। यदि अल्फा कण एवं नाभिक के मध्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है तो वह पीओ और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब नाभिक से अल्फा कण की न्यूनतम दूरी ये होगी जिसे हमने बी से निरूपित किया है एंड दिस बी इज इट्स इंपैक्ट पैरामीटर। यह बी इसका टक्कर प्रचाल होगा विच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, जो अल्फा कण एवं नाभिक के मध्य न्यूनतम दूरी होगी। नाउ यह हमारा डायग्राम था। सिंस अल्फा पार्टिकल and nucleus both have charge, hence the Coulomb force will be effective between them। चूंकि अल्फा कण तथा नाभिक दोनों आवेशित हैं, ये दोनों का आवेश होता है, अतः दोनों के मध्य कूलॉम बल प्रभावी होगा
अल्फा पार्टिकल भी हमारा चार्ज पार्टिकल है एंड न्यूक्लियस भी हमारा चार्ज है, आवेशित है। अतः अल्फा कण एवं नाभिक के मध्य कूलम्ब बल प्रभावी होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलम्ब फोर्स कहते हैं, इसलिए यहां पर कूलम्ब फोर्स इफेक्टिव होगा। ड्यू टू दिस फोर्स द अल्फा पार्टिकल बी स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा। इस बल के कारण अल्फा कण थीटा कोण से प्रकीर्णित होता है। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, परंतु वह पी ए पी डैश पाथ को फॉलो करता है। इसका मतलब इसका जो स्कैटरिंग है या इसका जो प्रकीर्णन है वह थीटा कोण से होगा। सो थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, अतः थीटा प्रकीर्णन कोण है। हियर एम रिप्रेजेंट्स द फोकस ऑफ हाइपरबोला। यह एम जो वास्तव में नाभिक है वह इस अतिपरवलय की नाभिक को प्रदर्शित करता है। तो यहां एम अतिपरवलय की नाभि है। नाउ स्कैटरिंग एंगल थीटा, प्रकीर्णन कोण थीटा, it is the angle between the asymptotic direction of approach of the alpha particle and the asymptotic direction in which it recedes। प्रकीर्णन कोण वह कोण है जो नाभिक की ओर आते हुए अल्फा कण की दिशा तथा नाभिक से प्रकीर्णित होने के पश्चात जो अल्फा कण की दिशा होगी उसके मध्य है। सो प्रकीर्णन कोण वह कोण है जो नाभिक की ओर गति करने वाले अल्फा कण की अनंत स्पर्शी तथा नाभिक से दूर जाते हुए अल्फा कण की अनंत स्पर्शी के मध्य है। तो अल्फा पार्टिकल इनिशियली इस डायरेक्शन में आ रहा था और स्कैटर होकर वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो एंगल है इसको हमने स्कैटरिंग एंगल या प्रकीर्णन कोण थीटा कहा है। When alpha particle is at A, then from the law of conservation of angular momentum around M, जब अल्फा कण बिंदु A पर हो तो नाभिक M के परितः कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यदि हम लगाएं सो L इक्वल टू एम वी आर होता है। यह कोणीय संवेग एम वी आर होता है। सो m is the mass of particle, v is its initial velocity and b is this distance। सो m अल्फा कण का द्रव्यमान है, v इसका प्रारंभिक वेग तथा b यह दूरी है। सो जब पार्टिकल इसकी तरफ आता है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ये हो गया, और जब इससे दूर जाता है सो एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग निकालें सो मास ऑफ पार्टिकल m, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन AP डैश डायरेक्शन, अल्फा कण का वेग जब वह AP डैश दिशा में गति करता है वो v डैश इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी MA, सो इंटू MA, सो MVB इक्वल टू MV डैश इंटू MA। अब M से M कैंसिल कर दो, इस MA डिस्टेंस को हम x मानते हैं, सो MA की जगह x आ जाएगा। सो M से M कैंसिल हो गया, सो VB इक्वल टू V डैश MA और MA हमारा x है, सो VB इक्वल टू V डैश x। Here v and v dash be the initial and final velocities of alpha particle at A। यहां v तथा v dash अल्फा कण के
बिंदु ए पर प्रारंभिक तथा अंतिम वेग हैं। नाउ ये डायग्राम है। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए, बिंदु ए पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पॉइंट ए पर लगाते हैं। तो यदि हम बिंदु ए पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो वो क्या होगा? टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। टक्कर के पूर्व कुल ऊर्जा इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। यहां कॉलिजन का मतलब अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के बीच में जो म्यूचुअल रिएक्शन हो रही है या जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उसको हमने कॉलिजन कहा है, टक्कर कहा है। सो बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। द बिफोर कॉलिजन की अगर बात करें सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए विल बी द टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन। तो टक्कर के पूर्व कुल ऊर्जा बिंदु ए पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। एंड आफ्टर कॉलिजन द टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तथा टक्कर के पश्चात अल्फा कण की बिंदु ए पर कुल ऊर्जा का मान उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। नाउ बिफोर कॉलिजन पॉइंट ए पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग हमने v माना है। सो हाफ mv स्क्वायर। एंड आफ्टर कॉलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी लेते हो तो टक्कर के पश्चात अल्फा कण का वेग v डैश है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m v डैश स्क्वायर होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है k q1 q2 अपॉन r। यहां पर r का मतलब x, k 1/4πε0 होता है। एंड q1 इक्वल टू z1e विच इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। q1 बराबर z1e है जो नाभिक का आवेश है। एंड q2 इज z2e विच इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तथा q2 बराबर z2e है जो अल्फा कण का आवेश है। नाउ सीजीएस यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है। सो k को हमने 1 कर दिया। सो पोटेंशियल एनर्जी हो गई z1 z2 e स्क्वायर अपॉन x, क्योंकि q1 हमारा z1e है, q2 z2e है। सो q1 q2 हो जाएगा z1 z2 e स्क्वायर। सो बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए वी गेट दिस इक्वेशन। तो बिंदु ए पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। और हाफ एम वी डैश स्क्वायर निकालोगे तो वो क्या जाएगा? हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस z1 z2 e स्क्वायर अपॉन x। तो इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ इन दोनों टर्म से अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले तो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये पूरा बाहर आ गया, इसलिए 1। यहां पर z1 z2 e स्क्वायर अपॉन x, z1 z2 e स्क्वायर अपॉन x एज इट इज। और हाफ एम वी स्क्वायर यहां पर नहीं है, इसका मतलब 2 अपॉन एम वी स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 अपॉन एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 z1 z2 e स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर x। नाउ हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल कर दो। सो हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया। सो v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस z1 z2 e स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर x। सो v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस z1 z2 e स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर x। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली थी।
एंड वी बी इक्वल टू वी डैश एक्स। अब यहां से अगर हम वी डैश की वैल्यू निकालें सो वी डैश आ जाएगा वी बी अपॉन एक्स। सो वी डैश इक्वल टू वी बी अपॉन एक्स अगर हम यहां पर रखें तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, वी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर एक्स। नाउ इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं। सो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। सो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर एक्स। नाउ ये जो x है इस x को हम एलसीएम ले लेते हैं। सो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर होल अपॉन x, और नीचे जो x होगा वो x इस x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो सिंपली यहां पर x बच जाएगा। सो बी स्क्वायर इक्वल टू x एंड इन ब्रैकेट x माइनस ट्वाइस z1 z2 ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ हाइपरबोला, अति परवलय की ज्यामिति से। सो डायग्राम हमारा ये था, ये हमारा हाइपरबोला था। सो हाइपरबोला की ज्योमेट्री अगर हम डिस्कस करें सो x इक्वल टू एम ए, एक्स हमारा एम ए है और एम ए क्या है, एम ओ प्लस ओ ए। सो x इक्वल टू एम ओ प्लस ओ ए, बट ओ ए इक्वल टू ए। सो यहां पर a पुट कर दो, सो x इक्वल टू एम ओ प्लस ए। नाउ एम ओ अगर निकालना है सो एम ओ और ये पॉइंट हम लेते हैं। तो यहां पर अगर हम सेक फाई निकालें तो सेक फाई क्या आ जाएगा, कॉस फाई का उल्टा मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज ये कर्ड एम ओ एंड आधार हमारे ये होगा और ये क्या है, ए के बराबर है। सो एम ओ आ जाएगा ए सेक फाई। सो एम ओ इक्वल टू ए सेक फाई, तो इस एम ओ की जगह ए सेक फाई रख दो। सो एक्स इक्वल टू ए प्लस ए सेक फाई, क्योंकि यहां पर आपने ए सेक फाई रखा और ए यहां पर ऑलरेडी है। सो एक्स इक्वल टू ए प्लस ए सेक फाई, और यहां से अगर हम ए कॉमन लें सो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस सेक फाई। सो एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस सेक फाई। सो एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस सेक फाई। नाउ ये ट्रायंगल हम वापस लेते हैं। सो अगर हम यहां पर आप कॉसेक फाई निकालें सो कॉसेक फाई विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक फाई साइन फाई का उल्टा होगा, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये लंब बटे कर्ड होता है, इसलिए कॉसेक फाई आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ड बटे लंब। सो कर्ड या हाइपोटेन्यूज एम ओ एंड परपेंडिकुलर बी। सो कॉसेक फाई इक्वल टू एम ओ अपॉन बी एंड एम ओ आ जाएगा बी कॉसेक फाई। अब एम ओ ए सेक फाई है एंड एम ओ बी कॉसेक फाई भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो ए सेक फाई इक्वल टू बी कॉसेक फाई। नाउ सेक फाई 1 अपॉन कॉस फाई होता है, सो ए अपॉन कॉस फाई एंड कॉसेक फाई 1 अपॉन साइन फाई होता है, सो इक्वल टू बी अपॉन साइन फाई। सो ए अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू बी अपॉन साइन फाई। नाउ इस कॉस फाई को यहां पर ले लो, सो ए इक्वल टू बी कॉट फाई, क्योंकि कॉस फाई अपॉन साइन फाई कॉट फाई हो जाएगा। सो ए इक्वल टू बी कॉट फाई। नाउ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली थी एंड ए इक्वल टू बी कॉट फाई निकाला है। सो ए की वैल्यू यहां से यहां पर अगर हम रखें तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी कॉट फाई एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस सेक फाई। नाउ बी कॉट फाई को कॉस फाई अपॉन साइन फाई एंड सेक फाई को 1 अपॉन कॉस फाई लिखते हैं। सो एक्स हमारा ये हो जाएगा। अब यहां पर
cos फाई एलसीएम ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस cos फाई अपॉन cos फाई। So x equal to b cos phi upon sin phi into 1 plus cos phi upon cos phi। और cos phi से cos phi कैंसिल हो गया, so x equal to b into 1 plus cos phi upon sin phi। Now अब हम इनको हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं, so 1 plus cos phi 2 cos square phi by 2 होगा एंड sin phi 2 sin phi by 2 into cos phi by 2 होगा। So x equal to b into 2 cos square phi by 2 divided by 2 sin phi by 2 cos phi by 2। Now एक cos phi by 2 से cos phi by 2 कैंसिल कर दो और 2 से 2 भी कैंसिल कर दो। So x equal to b, यहां पर बचेगा cos phi by 2 और नीचे sin phi by 2 and cos phi by 2 upon sin phi by 2 will be cot phi by 2। So x equal to b cot phi by 2 एंड b स्क्वायर हमने ये निकाला था और यहां से x की वैल्यू हमको b cot phi by 2 मिली है। सो ये जो x की वैल्यू है हम यहां पर और यहां पर रखें तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू b cot phi by 2 एंड इन ब्रैकेट b cot phi by 2 माइनस ट्वाइस z1 z2 e square upon mv square। Now let k equal to twice z1 z2 e square upon mv square। So 2 z1 z2 e square upon mv square को अगर हम कैपिटल K बोले तो यहां पर कैपिटल K आ जाएगा और एक b से b कैंसिल कर दो। So b इक्वल टू cot phi by 2 ब्रैकेट में b cot phi by 2 और ये पूरा हमारा k हो गया। So b की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। So b इक्वल टू b cot स्क्वायर phi by 2 माइनस k cot phi by 2। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब हम क्या करते हैं, b वाली वैल्यू को एक साइड में ले लेते हैं एंड k cot phi by 2 को एक साइड में ले लेते हैं। So k cot phi by 2 इक्वल टू b cot स्क्वायर phi by 2 माइनस b, मीन्स b को हम यहां पर ले गए और इसको हमने लेफ्ट में ले लिया है। So k cot phi by 2 इक्वल टू b cot स्क्वायर phi by 2 माइनस b। अब यहां पर b कॉमन ले लो, तो जैसे आप b कॉमन लोगे ब्रैकेट में आ जाएगा cot स्क्वायर phi by 2 माइनस 1। नाउ इसको हम cos phi by 2 अपॉन sin phi by 2 लिख देते हैं और ये भी हमारा cot है तो cos अपॉन sin आएगा, पर यहां पर स्क्वायर है सो cos स्क्वायर phi by 2 अपॉन sin स्क्वायर phi by 2 एंड माइनस 1 एज इट इज। नाउ यहां पर sin स्क्वायर phi by 2 आप एलसीएम ले लो। सो ये क्या हो जाएगा b इन ब्रैकेट cos स्क्वायर phi by 2 माइनस sin स्क्वायर phi by 2 और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर phi by 2। सो k cos phi by 2 अपॉन sin phi by 2 की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ ये sin phi by 2 और यहां पर sin स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा। सो k cos phi by 2 इज इक्वल टू b cos स्क्वायर phi by 2 माइनस sin स्क्वायर phi by 2 अपॉन sin phi by 2। नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है, सो ये आ जाएगा cos phi। सो k इक्वल टू b, ये हो गया हमारा cos phi और इस cos phi by 2 को नीचे ले लो। सो अपॉन में आ जाएगा sin phi by 2 cos phi by 2। सो k इक्वल टू b cos phi अपॉन sin phi by 2 cos phi by 2। अब यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। सो k हो जाएगा 2b cos phi अपॉन 2 sin phi by 2 cos phi by 2 एंड 2 sin a cos a sin 2a होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा sin phi। सो k इक्वल टू 2b cos phi अपॉन sin phi। सो k इक्वल टू 2b cos phi अपॉन sin phi एंड cos अपॉन sin cot होता है, सो k इक्वल टू 2b cot phi। सो k इक्वल टू 2b cot phi।
नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, चित्र की ज्यामिति से, ये हमारा फिगर था। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें, देन ये हमारा फाई, ये टोटल थीटा है। इसका मतलब ये जो लाइन है, यहां तक एंगल हमारा थीटा बाई 2 होगा। सो फाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। सो फाई प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। सो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 एंड के इक्वल टू 2b कॉट फाई हमने निकाला था, तो इस फाई को पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हम रख देते हैं। सो के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2b कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सी हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। सो के इक्वल टू 2b टेन थीटा बाई 2 और k इक्वल टू 2b tan थीटा बाई 2। इट मीन्स 2b बाई k इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2, क्योंकि k को हम इधर ले लेते हैं और ये 1 अपॉन tan थीटा बाई 2 होगा, जिसको हम cot थीटा बाई 2 लिखेंगे। सो 2b अपॉन k इक्वल टू cot थीटा बाई 2। Thus, impact parameter decreases with increasing the value of theta, क्योंकि b cot थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, cot थीटा की वैल्यू हमारी कम होगी। सो इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो टक्कर प्राचाल प्रकीर्णन कोण थीटा के बढ़ने के साथ घटता है। The value of scattering angle theta depends on, प्रकीर्णन कोण थीटा का मान निम्न पर निर्भर करता है। वो क्या होगा, द इम्पैक्ट पैरामीटर बी, टक्कर प्राचाल बी पर, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, तथा लक्ष्य नाभिक के प्रति एकक आयतन में अणुओं की संख्या पर। तो थीटा की वैल्यू बी पर डिपेंड करेगी एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, तथा लक्ष्य नाभिक के प्रति एकक आयतन में कितने अणु हैं उस पर निर्भर करेगी। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ टारगेट, साथ ही इसका मान लक्ष्य की मोटाई पर भी निर्भर करता है। सो दिस वॉज द कैलकुलेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर बी। यह टक्कर प्राचाल की गणना है। तो यहां पर हम केवल इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। सो गुड बाय।